हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में MHK एजुकेशन और गाइडेंस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हो या बैंक PO का एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने बैंक का एग्ज़ाम दिया है क्लर्क का या PO का, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उस स्टेटमेंट को कैसे टैकल करना है, उसमें किस स्टेटमेंट का जो यूज़ है वो हमें पहले करना है और किस स्टेटमेंट का बाद में। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं, बस वो जो स्टेटमेंट है लाइन वाइज उसको पढ़कर अरेंजमेंट स्टार्ट कर देते हैं और जिससे वो उस क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और वो उसका आंसर ही नहीं निकाल पाते और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और प्लस हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए आज का जो इस सेशन है उस पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस स्टेटमेंट को पहले उठाना है, हमें किस स्टेटमेंट को, और हमें कैसे अरेंजमेंट करना है। तो दोस्तों, आज की सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट में भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 2 तरीके से पूछे जाते हैं। आपको एक तो लीनियर अरेंजमेंट जो देगा वो एक ही रो का देगा और उसमें 10 से 12 लोग दे देगा, और या 8 भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्लर्क का दे रहे हैं या PO का एग्जाम दे रहे हैं। तो 12 लोगों तक का भी अरेंजमेंट पूछ लेता है। और या तो ऐसे भी करता है कि वो आपको 2 रो दे देगा, एक रो इस तरीके से और एक इस तरीके से, और कहेगा कि जो रो 2 है वो नॉर्थ की तरफ फेस की और जो रो 1 वाले हैं वो साउथ की तरफ फेस की है। तो उसमें आपको अरेंजमेंट बताना होगा। वो स्टेटमेंट दे देता है और बताता है कि कौन किसके पास बैठा है और किसकी क्या पोजीशन है। वो आपको पढ़कर एनालाइज करना होता है और आपको उसको देख के अरेंजमेंट करना होता है। तो दोस्तों, हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 7 फ्रेंड्स नेमली ABCDEFNG, ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ एंड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दोस्तों, हमने आप लोग को पहली बात ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी डायरेक्शन दिया हो तो आप डायरेक्शन को लेकर बॉदर मत होइएगा बिल्कुल। किसी भी डायरेक्शन में बोले साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ एक डायरेक्शन लेके चलेंगे और नॉर्थ। तो मैंने यहाँ पे एक रो बना ली और मैंने कहा कि सब नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक, जिस तरीके से हम एरो बनाते हैं, ठीक उस तरीके से मेरा ये एरो का जो है वो मेरे हैंड की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है, तो एक डायरेक्शन कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि B हु इज़ नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ C। तो यहाँ पे B के लिए उसने क्लियर कर दिया है कि स्टेटमेंट की B किसी भी एंड पर, एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा। ठीक, तो हमने B की पोजीशन यहाँ पे रख के क्रॉस कर दी ताकि हमें याद रहे कि B यहाँ पर नहीं बैठ सकता। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एंड इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ C, और कह रहा है कि B के बारे में कह रहा है एंड इज़ 4 टू द लेफ्ट ऑफ C। तो ये C का लेफ्ट हो गया और 4th लेफ्ट है कौन, B। ठीक, तो हम मान कर चलेंगे कि क्या, अगर हम C को यहाँ पे रखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर B आ सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि अगर हम C को यहाँ पे रखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पे B आ सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पर कोई एक एज्यूम करके चलते हैं। हमने मान लिया कि C यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो कह रहा है कि G की पोजीशन क्या है, मिडिल है। तो हमने कह दिया कि G हमेशा मिड पॉइंट पर बैठेगा। उसके बाद कह रहा है कि एंड देयर आर 2 पीपल बिटवीन D एंड G। तो हम जैसे ही कहेंगे, हमने मान लिया कि D और G के बीच में 2 बंदे हो गए। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि A इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ B। हमने कह दिया भाई A इमीडिएट किसके बैठेगा, B के, तो हमने A यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, A इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, यानी A जो है वो E के थर्ड लेफ्ट है। तो अगर हम यहाँ पे, तो थर्ड लेफ्ट कब होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी E यहाँ पे होना चाहिए और हमने ऑलरेडी यहाँ पे किसको बैठा दिया, C को। तो इसका मतलब मेरा पहला एजम्पशन क्या था, गलत था जो हमने माना है। ठीक है, तो हम उसको वापस से क्या करेंगे, वापस से उसको सही करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे किसको रखेंगे, C को, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो B यहाँ पर आ गया, B यहाँ पर आ गया। तो D और G के बीच में 2 बंदे हैं, तो यहाँ पे D आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे C ऑलरेडी बैठा है, तो हमने D को यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, D और G के बीच में 2 बंदे होगा और कह रहा है A हमेशा किसके बगल बैठेगा, B के बगल में बैठेगा, और जो A है वो E के थर्ड लेफ्ट है। तो हमने कह दिया E यहाँ पे बैठ गया, फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, बचा कौन, ABCDEFF बचा, हमने F को यहाँ पे रख दिया। ये हमारा क्या हो गया, अरेंजमेंट। तो अब इसके बेस पर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ D विद रिस्पेक्ट टू E, यानी E के रिस्पेक्ट में D की पोजीशन क्या है। तो E के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो हम E से चलेंगे D की तरफ। तो E की पोजीशन
किसके रिस्पेक्ट में डी, ई के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी फोर्थ लेफ्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो हमारा ही पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी 2 का फर्स्ट आंसर करेक्ट है। थर्ड कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो यहाँ पर एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठा है, ए डी, तो ए डी तो नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हम देखेंगे डी सी किस ऑप्शन में, तो डी सी हमने देखा फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से मैंने अप्रोच लगाई, तो इसी तरीके से अप्रोच आप लोगों को भी लगानी है, ठीक है। और इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख लिया करिए क्वेश्चन स्टेटमेंट को, ताकि आपको बार बार स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप सीबीटी दे रहे हैं तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे क्वेश्चन को, तो आप उसको पढ़कर अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे रहा वो कह रहा है कि के पी टी सी एंड डी एल जे आर स्टैंडिंग इन आर रो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपकी, आप लोग पढ़ते रहिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग रफ कॉपी और पेन लेकर बैठिए। और जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखिए पढ़कर, ताकि आपको दोबारा क्वेश्चन पे नज़र डालने की ज़रूरत भी ना पड़े और आप जल्दी से क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि क्या कह रहा है कि के पी टी सी एन डी एल जे आर स्टैंडिंग इन अ रो। सबसे पहले हम देख लेंगे किसकी बात कर रहे हैं, के पी टी सी एन डी एल जे, ठीक है। के पी टी सी एन डी एल जे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक। तो हमने बना लिया एक रो और कह रहा है कि फेसिंग नॉर्थ, कितने लोग हैं, 3 और 4 और 4 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 लोग बना लिए यहाँ पे, पोजीशंस बना लिए। अब जो कह रहा है वो करते चलेंगे। कह रहा है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर में नहीं, जैसा दिया है ज़रूरी नहीं है उस ऑर्डर में बैठे हो, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि ओनली एन इज़ बिटवीन सी एंड डी। तो अब इस बात को हम कैसे लगेंगे, ओनली एन इज़ बिटवीन सी एंड डी, तो हमने कह दिया कि सी और डी के बीच में एन बैठा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ओनली एल इज़ बिटवीन डी एंड जे, यानी डी और जे के बीच में कौन है, डी और जे के बीच में कौन है, एल है, ठीक। तो हमने कह दिया कि भाई डी और जे के बीच में एल बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि टी एंड के आर पी इज नेबर, यानी टी और के पी के नेबर कब हो सकते हैं, यानी दोनों उसके पड़ोस में कब हो सकते हैं, जब पी बीच में बैठा हो। तो यानी ये भी कह रहा है कि टी इज़ बिटवीन पी एंड के, यानी कहने का सेंस उसका यही है। उसके बाद कह रहा है कि नाइदर टी और सी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कह रहा है कि ना टी यहाँ पे बैठेगा, ना सी यहाँ पर बैठेगा, और ना टी और सी यहाँ पर बैठेंगे, एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं बैठेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जे इज़ टू द राइट ऑफ टी, कह रहा है और जे के राइट में ही टी बैठेगा, जे के राइट में ही कौन होगा, टी, नहीं सॉरी, जे इज़ टू द राइट ऑफ टी, यानी टी के राइट में कौन है, जे। और ज़रूरी नहीं है कि एकदम अगल बगल बैठे हो टी और जे, ठीक है, यानी टी के एकदम राइट में जे बैठा हो, ये ज़रूरी नहीं, हो सकता हो कुछ डिस्टेंस पे हो, ठीक। तो ये बात बोल रहा है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट, ठीक। उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है वो आंसर करेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि सी और डी के बीच में एन बैठा हुआ है, बात समझ में आती है। उसके बाद कह रहे हैं डी और जे के बीच में एल बैठा हुआ है, तो यानी इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम मिला दें तो हमें ये कुछ मिलेगा कि सी डी और जे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 पोजीशंस हम लोग को एक साथ चाहिए, यानी सी एंड डी और डी एल जे ये एक साथ बैठेंगे। हो सकता हो कि ऐसे हो कि जे इधर हो और सी इधर हो, ये भी तो हो सकता है कि भाई जे इधर हो और सी इधर हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं टी और के का इमीडिएट नेबर कौन है, पी, यानी पी दोनों का पड़ोसी है, पी दोनों का पड़ोसी, यानी के का भी टी का भी, ये यानी इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टी पी के साथ में बैठेंगे। इनकी पोजीशंस हमें इकट्ठा लगातार 3 पोजीशंस चाहिए और इनके लिए 5 पोजीशंस चाहिए। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया यहाँ से कि ये 5 पोजीशंस एक साथ हम लोग लेंगे, ठीक। और टी पी के एक साथ बैठेंगे और टी यहाँ पे नहीं एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। तो हमें अगर सी और सी से लेके जे तक 5 पोजीशंस चाहिए, तो हम अगर यहाँ से उठा लें कि 5 पोजीशंस चाहिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं 1 2 3 4 5, हम यहाँ से ले लें सी, यहाँ पे हमने बैठा दिया सी और यहाँ पे बैठा दिया जे, और कह रहा है कि सी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एन, हमने कहा कि ठीक है एन बैठा हुआ है। उसके बाद डी और जे के बीच में कौन बैठा है, एल, और अब हम जानते हैं कि
हमने सी को एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं रखा और अब टी को भी ऐसे अरेंज करना है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे नहीं आना चाहिए। तो टी पी के को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, टी पी और के, ठीक है। उसने टी और पी के बीच में उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि टी राइट पोजीशन पे या टी के राइट में पी होगा या के राइट में पी होगा या के राइट में टी होगा। इन तीनों के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो इसको हम यहाँ पर हमें ये दिमाग लगाना है कि टी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ सकता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको ऐसे करके ऐसे पलट देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा टी पी के, ठीक है। पी किसका नेबर हो गया, टी का भी हो गया और के का भी हो गया, और सी और डी के बीच में एन आ गया और डी और जे के बीच में एल आ गया। और यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट जो हमने पढ़कर अपना बनाया अरेंजमेंट, वो हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसके बीच में इसके लिए क्वेश्चंस क्या बोले गए। तो इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर नेबर्स, तो कह रहा है कि आपस में पड़ोसी कौन कौन है, टी के, तो टी और के गलत, टी और सी यानी करेक्ट मिल गया। अब हम आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एन और एल नहीं होंगे, के और जे बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं, एल और टी बहुत दूर बैठे हैं, यानी टी और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। एन इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, एन इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा राइट ऑफ डी, तो यानी ये गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि के इज नॉट एट आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड, के किसी भी आइदर एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठेगा, लेकिन हमारा अरेंजमेंट में तो के बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ये ऑप्शन 2 क्या है, गलत हो गया, ठीक। P इज बिटवीन के एंड टी, P इज बिटवीन के एंड टी, और ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन हमारा 9 का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। T इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स बैठ नहीं सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि T एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द पोजीशन ऑफ D, तो इसमें से कौन सी पोजीशन करेक्ट दी हुई है, किस ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जिसमें डी की पोजीशन सही दी है, यानी डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, सही आ रहा है। तो हमारा आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है तो 10 का फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द नेबर ऑफ एन, तो कह रहा है कि कौन सा इसमें से एन का कौन सा पेयर इसमें क्या है, नेबर है एन का, यानी एन बीच में होना चाहिए तभी एन के दोनों नेबर आप आ सकते हैं और सी और डी नेबर होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 चिल्ड्रेन है, नीरज, दिनेश, नीता, मोना, गोपाल, महेश, राहुल एंड रिचा आर सिटिंग इन 2 डिफरेंट रोज, यानी अब जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वो 2 डिफरेंट रोज कहा गया है, और हमने बताया था आपसे कि 2 डिफरेंट रोज में या तो 8 लोग बैठाते हैं 4-4 एक रो में, या तो 10 लोग बैठाते हैं 5-5 एक रो में, या तो फिर 12 लोग 6-6 एक रो में। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको एक एक कराऊंगा दोस्तों, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक। ये तो क्वाइट सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने जो तरीका बताया था कि पहले इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है ताकि आपको दोबारा क्वेश्चंस की तरफ ना देखना पड़े, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहले बोल रहा है नीरज, दिनेश, नीता, तो नीरज हो गए, दिनेश, नीता, मोना, ठीक। और कह रहा है गोपाल, महेश, रिचा, राहुल, 8 लोग ये बैठे 2 डिफरेंट रोज में। और 2 डिफरेंट रोज दोस्तों हम यहाँ पे बना लेते हैं कि 2 डिफरेंट रोज कैसे बनेंगी। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट रोज कुछ इस तरीके से बना लिया और 4 लोग बैठा दिया आपस में एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं, ठीक। यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ है कि कौन किस रो में है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमें ये बताया कि ये 8 लोग हैं, ये रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 रो में बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है पहला, वो क्या कह रहा है कि मोना इज एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिनेश, तो मोना किसके एग्जैक्टली लेफ्ट है, दिनेश के, तो हम दिनेश लिख के ऐसे कुछ बना लेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली, और यहाँ पे EXCAT लिख लो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मोना, दिनेश अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट शी इज़ नॉट एनी
एंड ऑफ द रो, और मोना किसी भी रो के एंड में नहीं बैठेगी। तो हमने मान लिया कि मोना की रो ये है पहली वाली, ठीक है। तो हमने कह दिया मोना यहाँ पे नहीं बैठेगी और मोना यहाँ पर भी नहीं बैठेगी। अब कह रहे हैं दिनेश इज इन फ्रंट ऑफ गोपाल, और दिनेश किसके सामने बैठा है? गोपाल के सामने। तो हमने दिनेश और गोपाल को आमने सामने बना लिया ताकि हम समझ पाएँ कि दिनेश और गोपाल आमने सामने बैठे हैं। उसके बाद कह रहा है रिचा इज इन नॉट मोनाज रो, तो रिचा इस रो में नहीं होगी, तो रिचा इस रो में ही नहीं होगी, ठीक है। किस रो में? इस रो में। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। उसके बाद कह रहा है कि महेश इज लेफ्ट ऑफ नीरज, महेश जो है वो नीरज के लेफ्ट में बैठा है। तो हमने नीरज को इधर बनाया और महेश को बना के इस तरीके से एरो लेफ्ट की एरो दिखा दी, ठीक। उसके बाद कह रहा है रिचा सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ महेश, और महेश के लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में कौन बैठी है? रिचा। तो हमने इस तरीके से महेश लिखा और इस तरीके से एरो दिखा के सेकंड पोजीशन लिख दिया कि रिचा की होगी, ठीक। चलिए अब चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ठीक है, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, ठीक। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा था कि मोना इज एग्जैक्टली टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ दिनेश, ठीक है। अगर हमने पहली रो में मान लिया है कि मोना और दिनेश बैठे हैं, ठीक है, तो मोना किसी भी रो के एंड पर नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, और कह रहा है कि दिनेश के लेफ्ट होने के लिए मोना का क्या ज़रूरी है? किधर बैठना ज़रूरी है? अगर हम मोना को यहाँ पे बैठा दें और दिनेश को यहाँ पे रख दें, ठीक है, दिनेश को यहाँ पर रख दें, तो क्या ये मोना लेफ्ट ऑफ दिनेश है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एरो को देखिए इस तरीके से एरो बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से खड़े हो जाएं, ठीक है, तो ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड और ये मेरा राइट हैंड है। तो जैसे एग्जैक्टली उस पोजीशन पर अपने आप को रख कर देखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा कि दिनेश की पोजीशन पर आप खुद हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? राइट हैंड हो गया, ठीक। तो मोना के दिनेश के एग्जैक्टली लेफ्ट कौन बैठा है? मोना। तो दिनेश के एग्जैक्टली लेफ्ट मोना हमने बैठा दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड ना, तो इसलिए हम ये क्या है? दिनेश के लेफ्ट मोना बैठी, यानी दिनेश और मोना की जो पोजीशन थी वो फिक्स हो गई, ठीक है, एग्जैक्टली यहीं पे बैठेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि दिनेश किसके सामने बैठा है? गोपाल के सामने। तो हमें ये समझ में आ गया कि गोपाल यहाँ कहीं होंगे आमने सामने, क्योंकि गोपाल और दिनेश क्या है? आमने सामने है। उसके बाद कह रहे हैं कि महेश, उसके बाद कह रहे हैं नीरज के लेफ्ट कौन है? महेश बैठा हुआ है नीरज के लेफ्ट, ठीक। तो अगर हम नीरज को यहाँ पे रख दें तो नीरज के लेफ्ट पोजीशन क्या होगी? नीरज का राइट ये होगा और नीरज का लेफ्ट ये होगा। तो अगर हम नीरज को यहाँ पे रख दें तो नीरज का राइट तो ये, और लेफ्ट पे तो गोपाल ऑलरेडी बैठा है, ठीक। और यहाँ पे गोपाल ऑलरेडी बैठा है, तो हम नीरज को यहाँ पे रख नहीं सकते, इसलिए नीरज के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची है, ठीक है। नीरज के लिए क्या पोजीशन बची है? नीरज के लिए ये पोजीशन बची है, तभी इसके लेफ्ट में कौन आ पाएगा? महेश आ पाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? महेश को रख दिया। उसके बाद यहाँ पे नीरज हो गए, ठीक। अब बचा कौन? अब यहाँ पे कह रहा था कि रिचा जो है वो महेश के सेकंड लेफ्ट है, तो रिचा महेश के सेकंड लेफ्ट, महेश का राइट ये, महेश का सेकंड लेफ्ट इधर होगा, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो हमने यहाँ पे रिचा को रख दिया। अब ये पोजीशंस हमारी क्या हो गई? सारी फिक्स हो गई, ठीक। अब यहाँ पे बचा कौन? बचा रिचा और राहुल बचे। तो रिचा और राहुल के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी रिचा हो सकती है और यहाँ पे भी राहुल हो सकता है, ठीक है। तो रिचा, कोई स्टेटमेंट कुछ दिया था, रिचा इज इन नॉट इन मोनाज रो, तो रिचा तो यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब कुछ बचा कौन है? राहुल और नीता बचे हैं। तो राहुल और नीता, यानी नीता यहाँ पर भी हो सकती है और राहुल यहाँ पे भी हो सकते हैं, और या तो राहुल यहाँ पे होंगे और या तो नीता यहाँ पे होंगी। यानी हमें इन दोनों पोजीशन के लिए कोई स्टेटमेंट फिक्स नहीं दिया है कि हम इनको फिक्स कर सकें इनकी पोजीशन को। तो हम यहाँ पे राहुल और नीता को मानेंगे और यहाँ पे भी हम राहुल और नीता को मानेंगे। तो हमारा जो अरेंजमेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि मोना के सामने कौन है। तो मोना के सामने कौन बैठा है? महेश बैठा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि बताओ नीरज के डायगनली अपोजिट कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो नीरज के डायगनली अपोजिट हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता है, फिक्स नहीं है पोजीशन कि यहाँ पे राहुल बैठा हुआ है या यहाँ पे नीता बैठी हुई है। तो इसलिए हम डायगनली अपोजिट क्या होता है? डायगनली अपोजिट इस तरीके से, ठीक है।
तो डायगनली अपोजिट अगर हम ऋचा के डायगनली अपोजिट कहें तो ऋचा का भी डायगनली अपोजिट हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा फिक्स नहीं है, ना तो राहुल ना तो नीता, ठीक है। और अगर हम कहें कि मोना के डायगनली अपोजिट कौन है, तो मोना के डायगनली अपोजिट कौन हो गया, मोना के डायगनली अपोजिट क्या हो गया, गोपाल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ कि महेश की पोजीशन, ठीक है, महेश की जो पोजीशन है, ठीक, वो क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, ऋचा के रिस्पेक्ट में। तो ऋचा के रिस्पेक्ट में सेकंड राइट है महेश की पोजीशन, तो ऋचा के सेकंड राइट हो गई महेश की पोजीशन। तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, अगर आपका अरेंजमेंट सही आ गया तो आप क्वेश्चन कैसा भी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि 8 लोगों का अरेंजमेंट का क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। और भी स्टेटमेंट अगर कुछ और हो सकता है तो 8 स्टेटमेंट पे, मतलब 8 लोगों पे कुछ और स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है स्टेटमेंट ज़्यादा दिए हो तो हमारे लिए क्या करना आसान हो जाएगा, हो सकता है स्टेटमेंट सिर्फ 2 ही 3 दिए हो तो वहाँ पर हमारे लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट जो एक दूसरे से रिलेटेड हो हम पहले वही उठाएंगे, ठीक। और ये नहीं कि अगर हम जैसे मान लो कुछ कर रहे हैं, मान लो महेश के बारे में अगर हम कोई स्टेटमेंट देख रहे हैं तो हम महेश से रिलेटेड जितने स्टेटमेंट होंगे हम सब पे नज़र डालेंगे, और हम महेश से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है अगर उन पे नज़र डाल के हम अरेंजमेंट करेंगे तो मेरा अरेंजमेंट करना आसान होगा, ठीक है। अगर हम बीच बीच से स्टेटमेंट या लाइन वाइज स्टेटमेंट को हम अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है थोड़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हैं। अब देखो यहाँ पे हमने 4 का भी कराया था क्वेश्चन, अब यहाँ पे 5 लोगों का आ गया, यानी कुल मिला के 10 लोगों का, 5-5 लोग एक रो में बैठेंगे 5 और दूसरी रो में भी बैठेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाम दे दिया है, तो अब हम लोग यहाँ पे करते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले बॉयज़ नीरज रिंकू, यहाँ पे नाम लिख लेंगे, नीरज रिंकू राहुल दिनेश महेश, ठीक, ये बॉयज़ हैं। और गर्ल्स कौन कौन है, गर्ल्स कह रहे हैं सुधा, ऋचा, सीमा शिखा, रचना, ठीक। तो ये लोग हैं, 10 लोग बैठे हैं और कह रहा है कि जो बॉयज़ हैं वो साउथ की तरफ फेस करें। साउथ की तरफ फेस किए मतलब फर्स्ट रो में जब बैठे होंगे तभी तो साउथ की तरफ फेस कर पाएंगे, और जो भाई रचना, जो गर्ल्स लोग हैं वो लोग क्या है, बॉयज़ की तरफ अगर फेस किए हो तो इसका मतलब ये जो है साउथ की तरफ फेस किए हैं बॉयज़ और ये नॉर्थ की तरफ, ठीक। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि बॉयज़ आर फेसिंग साउथ, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टेटमेंट शुरू होता है, तो हम स्टेटमेंट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 2 बॉयज़ इन बिटवीन नीरज एंड रिंकू, तो हमने नीरज और रिंकू के बीच में 2 बॉयज़ हैं तो 2 डैश करके हमने क्या कर दिया, रिंकू लिख दिया। इट मीन्स डैट नीरज और रिंकू के बीच में 2 लोग हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि, और कह रहा है उसके आगे स्टेटमेंट है रिंकू, उसके बाद स्टेटमेंट कंटिन्यू है, हु इज एट एंड ऑफ द रो, यानी रिंकू के बारे में बात कर रहे हैं, रिंकू इज एट एंड, ठीक है, यानी किसी एंड पर रिंकू बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं राहुल इज एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिनेश, राहुल जो है वो दिनेश के एग्जैक्टली लेफ्ट है, मतलब ऐसे करके एरो से दिखा देना है, ठीक है, सॉरी राइट है, ठीक है, राइट है। तो दिनेश के राइट कौन है, राहुल, इस तरीके से लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, शिखा हु इज इन फ्रंट ऑफ राहुल, अब हमने इसी तरीके से यहाँ पे बना लिया, राहुल के सामने कौन बैठा है, शिखा, ठीक है। तो राहुल और शिखा आमने सामने बैठे, तो इस तरीके से हमने डिनोट कर दिया। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि शिखा हु इज इन फ्रंट ऑफ राहुल इज बिटवीन रचना एंड सुधा, यानी रचना और सुधा के बीच में कौन है, शिखा, रचना और सुधा के बीच में कौन है, शिखा। उसके बाद कह रहा है सीमा इज एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ सुधा, और सुधा के लेफ्ट में एग्जैक्टली कौन है, सीमा। अब यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट सारा पढ़ के मैंने कंप्लीट कर दिया, मुझे क्वेश्चन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने ही जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है शॉर्ट फॉर्म में, उससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 रो बना ली, ठीक। 5 लोग बिठाते हैं साउथ की तरफ फेस करके, 1 2 3 4 5, फिर ये 5 गर्ल्स होंगी आमने सामने फेस करेंगे नॉर्थ की तरफ, ठीक।
और ये जो पहली रो है उसमें हमने बॉयज़ को बैठाला अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि साउथ फेस कराना है। उसके बाद गर्ल्स को मैंने सेकेंड रो में बैठाला क्योंकि मुझे नॉर्थ फेस कराना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीरज और रिंकू के बीच में 2 लोग बैठेंगे। तो भाई नीरज और रिंकू के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं। अगर हम नीरज को यहाँ पे रख दें लेकिन रिंकू फिर एंड पे नहीं आ पाएगा, हम मान लेते हैं कि रिंकू यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है, और तो 2 लोग छोड़कर यहाँ पे नीरज बैठा होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि रिंकू इज एंड, तो हमारा ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। अब कह रहा है कि दिनेश के राइट में कौन बैठा है, राहुल। तो अब दिनेश के राइट में राहुल कब आएगा, जब दिनेश इधर बैठा होगा तब राहुल इधर आ जाएगा। ठीक, तो दिनेश का राइट ये हुआ और दिनेश का लेफ्ट ये हुआ। ठीक है, तो दिनेश के राइट में हमने राहुल को भी बैठा दिया, बिल्कुल सही। अब राहुल के सामने शिखा बैठी हैं, तो राहुल के सामने हमने शिखा को बैठा दिया। ठीक, और शिखा कह रहा है रचना और सुधा के बीच में बैठी है। ठीक, तो हमने मान लिया कि क्या सुधा इधर है, ठीक, और रचना इधर है। ठीक, बैठा दिया सुधा और रचना के बीच में। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि सुधा के एग्जैक्टली लेफ्ट में कौन है, सीमा बैठा है, सीमा बैठी है। ठीक है, तो सुधा के एग्जैक्टली अगर हम लेफ्ट देखें तो क्या कोई जगह बची है खाली, नहीं, रो में कोई जगह खाली नहीं बची है। 5 पोजीशंस थी, तो उसमें से सुधा के तरफ लेफ्ट की तरफ सुधा के कोई भी पोजीशन खाली नहीं है। इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए यहाँ से कि हमने जो सबसे पहला स्टेटमेंट रखा था नीरज और रिंकू वाला, वो हमने कहीं ना कहीं गलत रखा होगा और उसी की वजह से ये अरेंजमेंट नीचे वाला है। तो हम तुरंत इसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसी तरीके से अपनी गलती को समझेंगे कि कहाँ पे हमने गलत किया। अगर ऋचा और सुधा की पोजीशन यहाँ पे नहीं फिक्स हो रही है तो इसका मतलब क्या, हमने शुरुआत में स्टेटमेंट जो पढ़ी है वो गलत अरेंजमेंट किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिंकू कह रहा था कि एक एंड पे रहेगा, तो हम रिंकू को यहाँ पे रख देंगे और नीरज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं रख के कि इसमें आता है आंसर कि नहीं आता है। ठीक, तो अब यहाँ पे रिंकू इज एट एंड, रिंकू इज एट एंड, दोनों सेटिस्फाई। और कह रहा है दिनेश, और दिनेश के राइट में कौन है, राहुल। ठीक है, तो दिनेश हम यहाँ रख देंगे और दिनेश के राइट में कौन हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। ठीक, और राहुल के सामने कौन बैठी है, शिखा, तो हमने राहुल के सामने शिखा को बैठा दिया। ठीक, और शिखा किसके बीच में, रचना और सुधा के। ठीक, अगर हम रचना को यहाँ रखें और सुधा को यहाँ रखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे कि सुधा के लेफ्ट में कौन है, सीमा, तो सुधा के लेफ्ट में तो कौन बैठा हुआ है, शिखा बैठी हुई है ना। तो इसका मतलब हमें सुधा के बगल में एक जगह खाली चाहिए, तो हम सुधा को यहाँ पे रखेंगे और रचना को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, देखिए इसी तरीके से एकदम स्टेटमेंट को पकड़ते हुए चलना है कि कहाँ पे हम सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत। ठीक है, अगर आप अपने ये जज कर लेते हैं कि आपने कहाँ पे सही पोजीशन रखी है, कहाँ पे गलत, तो एक ही बार में सही हो जाएगा। ठीक, तो अब सुधा के लेफ्ट में देखो पोजीशन खाली होगी, तो हम इसमें क्या रख देंगे, सीमा को बैठा देंगे। ठीक, अब देखो सारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, कि नीरज और रिंकू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो नीरज और रिंकू के बीच में 2 लोग बैठा दिए। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं रिंकू एज एट एंड, रिंकू को एंड पे बैठा दिया। ठीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि दिनेश के एग्जैक्टली राइट में कौन है, राहुल, तो दिनेश के राइट में हमने कौन बैठा दिया, राहुल। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि राहुल के सामने शिखा है, तो राहुल के सामने शिखा भी बैठा दिया हमने, तो राहुल के सामने कौन बैठ गई, शिखा बैठ गई। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि सुधा के लेफ्ट में कौन है, सीमा, तो सुधा के लेफ्ट में कौन हो गई, सीमा हो गई। यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई। अब बॉयज़ में जो पोजीशन बची है वो कोई एक बॉयज़ बचा है, रख लो। ठीक है, नीरज। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा कौन, महेश बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसे रख देंगे, महेश को। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ गर्ल्स में कौन बचा है, ऋचा बची है। ठीक है, तो ऋचा को हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट पढ़कर जो अरेंजमेंट आया ये एकदम करेक्ट होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसको आंसर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ भी पूछे कि बताओ दिनेश की पोजीशन महेश के रिस्पेक्ट में क्या है, दिनेश की पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिनेश विद रिस्पेक्ट टू महेश। तो महेश के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो महेश से देखेंगे, महेश से दिनेश की तरफ जाएंगे। तो महेश से जब दिनेश की तरफ जाएंगे तो हम इधर तो लेफ्ट होगा, सॉरी इधर राइट होगा महेश का और इधर लेफ्ट होगा, तो हम फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो हम क्या कह देंगे कि महेश की पोजीशन महेश के थर्ड लेफ्ट कौन बैठा है, दिनेश। ठीक, अब कहता है कि बताओ रिंकू के डायगनली अपोजिट कौन बैठा है,
तो रिंकू के डायगनली अपोजिट कौन बैठी हुई है? सीमा बैठी हुई है। तो रिंकू के डायगनली अपोजिट सीमा बैठी है। और पूछेगा महेश के डायगनली अपोजिट कौन बैठा है? तो हम बताएंगे ऋचा बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। पूछेगा कि बताओ रिंकू के सामने कौन बैठा है? तो रिंकू के सामने ऋचा बैठी है। अगर हमने स्टेटमेंट अपना पढ़कर अगर अरेंजमेंट सही कर लिया है तो किसी भी क्वेश्चन में हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4-5 जितने भी पूछे जाएंगे, हम सब सही टिक करके आएंगे। तो दोस्तों ये तो 4 अरेंजमेंट का मैंने आपको कराया, 5 अरेंजमेंट का मतलब 5 लोगों को एक रो में बैठाला। अब यहाँ पे 6 लोग को एक रो में बैठा लेंगे, यानी 2 रो यानी 12 लोग की अरेंजमेंट हम करेंगे यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको लिखते हैं। ठीक, लिखते हैं क्या? स्टेटमेंट पढ़कर हम लोग साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। 12 पीपल की बात की गई है। ठीक, और कह रहा है कि रो 1 में PQRSTV बैठेंगे, फेस किस तरफ किए हुए? साउथ की तरफ। और रो 2 में ABCDEF बैठेंगे। ठीक, और सब नॉर्थ की तरफ फेस किए होंगे। ठीक, और ईच मेंबर फेसिंग मेंबर ऑफ अनदर रो, और दोनों एक दूसरे की तरफ मुँह किए हुए होंगे दोनों रो के बंदे। ठीक है, उसके बाद अब स्टेटमेंट शुरू करते हैं। कह रहा है कि P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब यहाँ पे 2 रो बनाते हैं पहले हम। ठीक है, 2 रो बनाई, 6 लोग बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरीके से सामने इधर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, और कह रहा है कि जो रो 1 में बैठेंगे वो कौन बैठेंगे? PQ। रो 1 में कौन बैठेगा? PQRS। रो 1 में PQRSTV। और रो 2 में A से लेकर BCDEF तक। ठीक, तो 6 बंदे ये हो गए और 6 ये हो गए। रो 1 वाले ऊपर बैठेंगे साउथ की तरफ फेस किए हुए, ये साउथ की तरफ फेस रहेगा इनका, और ये नॉर्थ की तरफ। ठीक, क्वेश्चन में दे दिया। अब स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और हम लोग सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान जो देना है वो देना है कि मैं स्टेटमेंट कौन सी पकड़ता हूँ पहले। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि P सिट्स, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे स्टेटमेंट में कि कौन सी पोजीशन फिक्स है। जो फिक्स पोजीशन वाले हैं पहले हम वो बना लेंगे, और जैसे ही हमने फिक्स पोजीशन वाले बना लिया तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट देखते जाएंगे। ठीक, हमने बोला था कि अगर 1% को अरेंज करें तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट होंगे पहले हमें उसको देखना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करा जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। ठीक, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब इतनी रो है, अब किधर बैठा लें P को अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अपने आगे स्टेटमेंट की तरफ। कह रहे हैं नाइदर P नॉर T सिट्स एन एक्सट्रीम एंड। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि P और T एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं बैठेंगे। तो P और T को हमने लिखकर ऐसे क्रॉस कर दिया, यानी ना हम P को यहाँ पे बैठा लेंगे, ना T को, और ना यहाँ पे P को और ना यहाँ पे T को। ठीक है, यानी जो एक्सट्रीम एंड्स हैं वहाँ पे P और T नहीं बैठेंगे। उसके बाद कह रहा है कि A सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ E। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सेकेंड रो में A से लेकर F तक लोग बैठे हुए हैं, और अभी स्टेटमेंट हम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ पे रखेंगे सेकेंड राइट E के। ठीक है, और नाइदर A और E फेसेस T और P। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कह रहा है कि जो A है वो फेस नाइदर A और नॉर E फेसेस T और P। ठीक, यानी कह रहा है क्या, जो A और E हैं वो T और P को फेस नहीं करे होंगे। ठीक है, आमने सामने नहीं बैठे होंगे A, E और T, P। ठीक, और कह रहा है A डज नॉट सिट एन एक्सट्रीम एंड, और कह रहा है A किसी भी एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं बैठा हुआ। इसका मतलब A को हम यहाँ पर नहीं बैठा लेंगे और A को हम यहाँ पर भी नहीं बैठा लेंगे। ठीक, तो A एक्सट्रीम एंड्स पर बैठा ही नहीं। अब A के लिए 4 पोजीशन बची पॉसिबल। ठीक, उसके बाद हम A से रिलेटेड देखेंगे स्टेटमेंट और क्या है। कह रहा है कि A डज नॉट फेस V, सबसे लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड लास्ट। ठीक, कह रहा है कि A डज नॉट फेस V, तो A के सामने V नहीं बैठेगा। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, A के सामने V नहीं बैठेगा। ठीक, उसके बाद कह रहे F इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B,
यानी बी का इमीडिएट नेबर या तो ना तो राइट पर होगा और ना ही एफ। इमीडिएट नेबर का मतलब यही तो हुआ, तो एफ और बी साथ नहीं बैठेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा होगा। ठीक, और क्या कह रहे हैं, और ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी, और एफ और सी के बीच में क्या होगा, एक पर्सन बैठा होगा। उसके बाद नाइदर एफ और सी फेसेस टी, और कह रहा है कि एफ और सी जो टी को फेस नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू हो गया, एफ एंड सी भी हो गया, और हो गया ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू नाइदर ए और टी फेसेस पी, सब हो गया है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट बचा है कि जो एफ है वो सी के लेफ्ट में होगा। ठीक है, और जो एफ है ना वो सी के लेफ्ट में होगा, ये भी बात दी हुई है। ठीक, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक, कंडीशंस हमें ये दी हुई हैं, सारी स्टेटमेंट वाली जो कंडीशंस हैं वो हमें ये दी हुई हैं, इनका इस्तेमाल हमें करना है। ठीक, अब देखते हैं कि कैसे किया जाएगा इसको। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमें फिक्स पोजीशन दे रही है। ठीक, तो हमने कहा कि अब यहाँ पे P और T नहीं बैठ सकते, इसका मतलब इन 4 पोजीशन पे P और T किन्हीं 4 पोजीशन पे, किन्हीं 2 पोजीशन पर बैठेंगे P और T। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि P इज थर्ड। हाँ, ये भी तो दिया है कि P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, यानी P है वो T के थर्ड लेफ्ट है। T के थर्ड लेफ्ट कौन बैठा है, P। तो अब हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि T यहाँ पे नहीं बैठ सकता, T यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ना P यहाँ पे हो सकता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। अगर हम, और ये पॉसिबल कब है, T के लेफ्ट थर्ड T कब बैठेगा, अगर हम कहें कि T यहाँ पर है मेरा, T अगर यहाँ पर बैठा है तो T का राइट ये और T का लेफ्ट ये होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी T के लेफ्ट कौन बैठा है, P। अब ये पोजीशन मेरी फिक्स हो गई, अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, P और T के लिए ये पोजीशन फिक्स हो गई। अब हम देखेंगे और फिक्स पोजीशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि E के सेकेंड राइट A होना चाहिए, और इन्होंने कह दिया कि क्या A एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर A को नहीं बैठा लें, यहाँ पे नहीं, A को यहाँ पर नहीं बैठने देंगे और A को यहाँ पर भी नहीं बैठने देंगे। उसके बाद कह रहा है कि T और P के सामने A E नहीं होनी चाहिए, तो T के सामने ना A होना चाहिए ना E होना चाहिए। ठीक, और T के सामने और P के सामने भी क्या होना चाहिए, A और E नहीं होने चाहिए, A और E यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि T के सामने F और C नहीं होने चाहिए, तो T के सामने न F यहाँ पर होगा न C यहाँ पर होगा। ठीक है, तो T के सामने F और C भी नहीं हो सकते। ठीक, अब कह रहा है कि E के सेकेंड राइट कौन है, E के सेकेंड राइट बैठा है A, तो अगर हम E को यहाँ पे रखते हैं, E के लिए अब हमारे लिए देखो, E के लिए अगर हम E को यहाँ पे रखते हैं तो E के सेकंड राइट A यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे उसने बोल दिया कि A नहीं बैठ सकता है, तो इसका मतलब हम समझ गए E की पोजीशन यहाँ पे भी नहीं होगी। अगर हम E को यहाँ पे रखते हैं तो E के सेकंड राइट A यहाँ पे रख तो देंगे, लेकिन फिर ये वो क्या होगा, P के सामने आ जाएगा, और P के सामने A E नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब क्या, E की पोजीशन यहाँ पर भी नहीं होगी। तो बची क्या, E के लिए, और E की पोजीशन यहाँ पे भी नहीं होगी, तो बचा क्या, E की पोजीशन फिक्स हो गई। तो हमने क्या कर दिया, E को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक, तो E की पोजीशन ये हो गई फिक्स यहाँ पर, और E के सेकंड राइट कौन हो गया, A, और E और A की पोजीशन अब क्या हो गई, फिक्स हो गई, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या और क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरी सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, हमने ये भी कर दिया कि T के सामने F और C नहीं बैठेंगे, तो T के सामने F और C को नहीं बैठने देंगे। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। A के सामने V नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि A के सामने V नहीं होगा, यानी V की पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती, V की पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक, उसके बाद और कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, A की पोजीशन V के सामने नहीं हो सकती, और A के सामने T और P तो नहीं बैठेगा। ठीक है, तो T और P तो फिक्स हो गया, इस स्टेटमेंट का भी हमने यूटिलाइजेशन कर लिया है। ठीक, तो हमने इस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर लिया, इस स्टेटमेंट को भी, और B के अगल बगल F नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम यहाँ पे किसी भी पोजीशन को, कि अगर हम यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे B को रखते हैं, अगर हम B को यहाँ पे रखें तो क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट उठ सकते हैं कि F एंड C, अगर हमने F एंड C को
ठीक है। अगर हमने एफ एंड सी को उठाया और कह रहा है कि सी के एफ एंड सी के लिए हमें क्या लगातार 3 पोजीशन की जरूरत है, एफ और सी के बीच में एक बैठेगा, तो एफ और एक बंदा जो बीच में, और सी के लिए हमें 3 पोजीशन की जरूरत है, तो 3 पोजीशन यही खाली है। यानी हमें ये समझ में आ गया एफ और सी हमारे यहीं फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमने रख दिया क्या, एफ को यहाँ पर और सी को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो एफ और सी के बीच में कोई एक बंदा बैठा है। ठीक है, तो एक बंदा बैठालना है। अगर हम यहाँ पे बी को बैठाल देते हैं तो फिर ये कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी, और कह रहा है कि बी के बगल में एफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, अगर हम यहाँ पे बी को, इसका मतलब हम यहाँ पर बी को भी नहीं बैठने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी की पोजीशन नहीं हो सकती, तो बी के लिए पोजीशन एक ही बची। अब यहाँ पर बी बैठाल देंगे हम बी को, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी को बैठने दिया। ठीक, और बचा यहाँ पे कौन, डी बचा, तो एक बंदा हमने डी बैठाल दिया। अब देखो मेरी नीचे की जो अरेंजमेंट थी वो आ गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस रो की तरफ। ठीक है, अब जो कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने वी को यहाँ नहीं रखा। अब और कुछ बोल रहे हैं, वी और क्यू के बीच में एक बैठेगा, तो जब वी को यहाँ पे नहीं रखा तो हम वी और क्यू के बीच में किसी एक बंदे को बैठालना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो वी और क्यू के बीच में हमने एक को बैठालना है। तो अगर हम मान लो, तो यहाँ पे अगर हम वी रख दें, यहाँ पे क्यू रख दें। ठीक है, अब ये पोजीशन मेरी नीचे क्या है, सारी फिक्स हो गई हैं। ठीक, अब वी और क्यू को रखा, तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है स्टेटमेंट, और वी और क्यू के बीच में एक रख दिया, अब बचा कौन। और यहाँ पे दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया है कि आर जो है ए को फेस नहीं करेगा। ठीक है, तो आर ए को फेस नहीं करेगा, तो मतलब आर यहाँ पर नहीं हो सकता, वी और आर यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर ए को फेस नहीं करेगा, तो इसका मतलब आर यहाँ पर कहीं बैठा होगा। आर को हमने क्या किया, आर की पोजीशन यहाँ पे फिक्स करा दी, तो आर को यहाँ पे हमने फिक्स करा दिया, और वी और क्यू को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। वी और क्यू के बीच में एक बंदा बैठा है। ठीक, क्योंकि हम क्यू को इधर रख नहीं सकते, अगर वी को इधर रखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी टी बैठा हुआ है, तो इसलिए बचा क्या, एस की पोजीशन हमने यहाँ पे फिक्स कर दी। तो दोस्तों हमारा आ गया ये अरेंजमेंट, और ये सारी पोजीशन हमारी क्या हो गई, अब फिक्स हो गई, अब चेंज नहीं होंगी, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं सारी पोजीशंस हमारी। तो ये देखो ये अरेंजमेंट आएगा। अब इसके बिना पर कोई भी सवाल पूछा जाए तो हम जो है आंसर उसका दे सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि वी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, लेफ्ट थर्ड, तो थर्ड लेफ्ट हो जाएगी वी की पोजीशन। और अगर पूछा जाएगा बी के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन बताओ, तो थर्ड राइट हो जाएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट। अगर हम के सी के डायगोनली कौन बैठा हुआ है, तो सी के डायगोनली अपोजिट आर बैठा हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए ई के डायगोनली कौन बैठा है, तो हम कहेंगे ई के डायगोनली क्यू बैठा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्टेटमेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसको ट्राई करिएगा आप लोग खुद से इस वीडियो को देखने के बाद, उसके बाद देखिएगा आपको कितना समझ में आया। अगर नहीं आता है तो फिर आप मेरी वीडियो एक बार फिर से देखिएगा। मैं लीनियर अरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट के तो एक सेशन लीनियर अरेंजमेंट का और होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सर्किल की भी बात करेंगे, और हम टेबल के अराउंड भी जो बैठाते हैं बंदों को उसकी भी बात करेंगे। ठीक, और रेक्टेंगल टेबल के अराउंड भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिला, वैसे टेबल जो स्क्वायर टेबल होती है उसके अराउंड और सर्किल के अराउंड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के। तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं पे ओवर करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपनी फिर से अपनी लीनियर अरेंजमेंट की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं दोस्तों फिर से। थैंक यू।